तो अब रिवीजन है। सुपर फूड मखाना, कुछ नहीं, मखाना एक सुपर फूड है जिसे कमल के बीज या गोरगन नट के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण वैदेही मखाना की किस्म है और मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है, यानी मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है भौगोलिक संकेतक का। और स्वर्ण वैदेही मखाना की प्रसिद्ध किस्म है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थिति के अनुकूल एक जलीय फसल है। यह आमतौर पर तालाबों, भूमि निक्षेपों यानी गोखुर, झीलों, दलदल, खाइयों सहित जल निकायों में पाया जाता है। बुआई इसकी का है दिसंबर और जनवरी में कटाई होती है। बुआई दिसंबर में व जनवरी में कटाई, दिसंबर जनवरी में बुआई होती है और कटाई जुलाई व अक्टूबर के बीच होती है। मखाने को पोषक महत्व क्या है, तो उच्च फाइबर अवशोषक के रूप में है। ये प्राकृतिक सोडियम की मात्रा नगण्य होने के से रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर जो होते हैं तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा नगण्य होती है। फिर पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन B1, कैरोटीन, आयोडीन, आयरन एवं फास्फेट के स्रोत के रूप में होता है। यह शरीर द्वारा धीरे धीरे अवशोषित होता है और मनुष्यों में शर्करा के स्तर को कम नहीं करता, इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए सहायक है। भारत में बागवानी क्षेत्र, भारत फसलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2004-05 में वर्ष 2022 के बीच 2004-05 से 22 के बीच में बागवानी फसलों के उत्पादन में लगभग 38.5% की वृद्धि हुई है। निर्यात के मामले में भारत सब्जियों के 14वें और फसलों के और जो फल हैं उनके 23वें स्थान पर आता है, यानी 14वें स्थान पर सब्जियों का निर्यात कर पाता है और 23वें स्थान पर फलों का निर्यात कर पाता है। वैश्विक बागवानी बाजार में इसकी हिस्सेदारी मात्र 1% है, यानी पूरे विश्व में बागवानी फसलों का मात्र 1% की हिस्सेदारी कर रखता है भारत, क्योंकि अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं नहीं है। इसकी बागवानी क्षेत्र की चुनौतियां तो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, अनियमित वर्षा है, सूखा, बाढ़, तापमान में उतार चढ़ाव से बागवानी फसलों को नुकसान होता है और फसलों के पैदावार और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रसंस्करण और भंडारण की कमी है, यानी फसलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली लिए कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक की कमी है। लॉजिस्टिक यानी आवागमन, परिवहन की कमी है। जो पोस्ट हार्वेस्टर नुकसान यानी 30 से 40% तक हो जाता है। अब है मृदा स्वास्थ्य और जल संसाधन की समस्या। अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आई है और जल की कमी और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों की सीमित पहुंच है, यानी मृदा की स्तर उर्वरकता है और कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता कम हो गई है और ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं भी कम है। तो बाजार तक पहुंच और मूल्य श्रृंखला की असमानता है, यानी बाजार तक पहुंच अच्छे से नहीं है और मूल्य भी समान नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं मिल पाता। तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाना और बिचौलियों के कारण किसानों को कम लाभ मिलता है। फिर समाधान क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल रणनीतियाँ बनाई जाएं, यानी जलवायु लचीली फसलों का विकास और प्रसार और मौसम पूर्वानुमान सलाह सेवाओं को मजबूत करना। फिर भंडारण और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए। फिर है मृदा और जल प्रबंधन, यानी सूक्ष्म सिंचाई जैसी ड्रिप और स्प्रिंकल को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम को व्यापक बनाना है। प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना, यानी बागवानी में ड्रोन, OLT यानी
OT और स्मार्ट फार्मिंग तकनीक को लागू करना और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना। उनके लिए अनुसंधान करना चाहिए, नवाचार बनाना चाहिए, ड्रोन की तकनीक, स्मार्ट तकनीक, फार्मिंग अपनाई जानी चाहिए। तो निष्कर्ष है कि बागवानी क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान समन्वित प्रयासों और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से संभव है। सरकार, किसान संगठन और निजी क्षेत्रों के सहयोग से इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावना है। यानी सरकार, किसानों का और निजी क्षेत्र इसमें आए तो इसकी संभावना है बढ़ने की। सही नीति, नवाचार, अवसंरचना पर ध्यान दिया जाए तो भारत विश्व में बागवानी उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न बोर्ड यानी चाय बोर्ड बनाया गया है। तो वाणिज्य के तहत एक वैश्विक निकाय है। 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो 53 में स्थापित किया गया था चाय बोर्ड। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पूरे भारत में 17 अन्य कार्यालय भी हैं। दुबई और मॉस्को में स्थित 2 विदेशी कार्यालय हैं। दुबई में भी एक कार्यालय बनाया है और मॉस्को में बनाया है। तो ये विदेशी कार्यालय हैं चाय बोर्ड के। फिर भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, तो कॉफ़ी अधिनियम 1942 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। तो कॉफ़ी बोर्ड उससे पहले ही बनाया गया है। मंत्रालय क्या है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है। अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं इसमें। और मुख्यालय बाले होत्रू यानी कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। चाय का कोलकाता में, इसका कर्नाटक में, कॉफ़ी का विदेश में कोई कार्यालय नहीं है। मुख्य कार्य इसका कॉफ़ी के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देना है। फिर भारतीय मसाला बोर्ड, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसके अधीन है। भारतीय मसालों के विकास, प्रचार और संवर्धन के लिए एक संगठन है। भारतीय निर्यातक एवं विदेशी आयातकों के बीच एक संगठन के रूप में काम करता है। इसका गठन वर्ष 1987 में हुआ। मुख्यालय कोची या केरल है। अब है स्पिंडल योजना। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा स्पिंडल योजना की शुरुआत की गई। पूरा नाम निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता। कुल 422.30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। फिर इसमें इलायची के उत्पादन में सुधार करना है। निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता को बढ़ाना है और मसालों को मूल्यवर्धित यानी मसाला उत्पादकों के निर्यात को भी बढ़ाना है। फिर रबड़ बोर्ड बनाया गया है। रबड़ अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है। 29 सदस्य होते हैं। मुख्यालय कोट्टम यानी केरल में है। कोट्टम केरल में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है। अब है ISNR और INR यानी कनेक्ट परियोजना भारतीय रबड़ बोर्ड द्वारा जारी परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत के रबड़ उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यानी वैश्विक स्तर पर बढ़ाना और घरेलू उत्पादन को ही बढ़ाना है। भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़, भारतीय रबड़ उत्पादन को यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन के मानकों के अनुरूप बनाना और ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन लागू करना है। रबर आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान, यानी यूरोप के बाजारों तक अच्छे से पहुंच जाए, व्यापार हो सके। अब इसमें क्या है, INR कनेक्टेड वेब आधारित उत्पादन प्लेटफॉर्म है, यानी वेबसाइट आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य क्या है, उत्पादकता है उसमें सुधार के लिए अप्रयुक्त रबर बागवान के मालिकों को अपनाने वालों के साथ जोड़ना।
रबर उत्पादन प्रबंधन में प्रशिक्षण देना। भारत का रबर उद्योग तो भारत क्रमशः थाईलैंड, इंडोनेशिया के बाद वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक रबर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है, उसके बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रबर उत्पादक भारत है। भारत प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल का योगदान 90% से अधिक है। तो सबसे ज़्यादा केरल करता है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, मेघालय अन्य रबर उत्पादक हैं। फिर रबर नीति 2019 में रबर उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादन में सुधार करना और घरेलू रबर उद्योग को मजबूत करना है। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाए गए। तो जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया, 2025 में किया गया। जब हल्दी को मसाला बोर्ड से बाहर निकालकर हल्दी के लिए एक विशिष्ट बोर्ड बनाया गया है। इसका मुख्यालय निजामाबाद यानी तेलंगाना में है। तो हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना में है और तेलंगाना का निजामाबाद हल्दी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो निजामाबाद की हल्दी के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए वहाँ उसका मुख्यालय बना दिया गया। इसके प्रमुख अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी थे और हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय यानी औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों को भी नामित है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, यानी औषधि के रूप में भी कार्य करता है, फिर किसान कल्याण के लिए और वाणिज्य उद्योग के लिए भी कार्य करता है। तो सब विभागों के अंतर्गत है। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा होती है। मुख्य उद्देश्य इसके भारत में हल्दी उत्पादन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाना है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यात है, यानी सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है और बेच भी देता है। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 62% है। तो भारत 62% हल्दी की हिस्सेदारी रखता है। अब केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कपास के लिए, तो इसकी स्थापना 1924 में हो गई थी और केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त शासित संगठन है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। तो इसका मुख्यालय नागपुर है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 2024 में कपास प्रौद्योगिकी संस्थान है जो, उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब है मखाना बोर्ड। तो 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा हुई है। इसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार करना है। भारत के मखाना उत्पादन में लगभग 90% हिस्सेदारी बिहार की है। तो मखाना उत्पादन में 90% हिस्सेदारी बिहार की है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ। और वर्ष 2022 में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला। मखाना बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई? तो निम्न उत्पादकता है, इसलिए और अच्छे से उत्पादन हो। प्रसंस्करण अवसंरचना का अभाव है, यानी अवसंरचना का विकास हो। निर्यात संबंधी बाधाएं हैं, तो उसके समाधान के लिए। फिर संगठित विपणन श्रृंखला की अनुपस्थिति, यानी संगठित एक तंत्र नहीं है, तो उसकी स्थापना के लिए। फिर किसानों में जागरूकता की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए। और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग का लाभ उठाने में असमर्थ है, इसलिए उसकी आवश्यकता हो गई है। फिर मखाना बोर्ड की स्थापना के लाभ क्या होंगे? तो बिहार सहित पूरे देश में मखाना उद्योग के विकास को बढ़ोतरी होगी। मखाना उत्पादन एवं विपणन में वृद्धि होगी। मखाना उत्पादन एवं संवर्धन के योगदान के लिए मखाना कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और मखाना उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बढ़ावा मिलेगा। कपास उत्पादकता मिशन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट 2025-26 में इस मिशन की घोषणा की, कपास उत्पादकता मिशन की। और
बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। समय अवधि 5 वर्ष, यानी कपास उत्पादकता मिशन के लिए 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया। इसमें क्या है, कपास की पैदावार को मौजूदा जो 450 या 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है उसे 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। तो 1000 किलोग्राम यानी दोगुना कर देना है। उद्देश्य है कि कपास की खेती उत्पादकता में स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी कपास की किस्म को बढ़ावा देना है, यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली कपास है जो उसको बढ़ावा देना है। 3 कपास की किस्में बढ़ाई थी अभी। तो भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि करना। अब है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इसका अन्य नाम मिस्र कपास या पिया कपास है। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल किस्म की कपास में 30 मिलीमीटर या उससे अधिक लंबे रेशे होते हैं, यानी अधिक लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। तो उत्पादक देश चीन है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर पेरू है, सूडान है, भारत, ऑस्ट्रेलिया है। तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टेपल कपास का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रिंग स्पिन यार्न के निर्माण में किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले चीज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। पीएम आशा, तो फरवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को वर्ष 2025-26 की जारी करने की मंजूरी दी है, यानी पीएम आशा योजना को मंजूरी दी है। इसमें क्या है, केंद्र सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द, मसूर उत्पादन का 100% खरीद करेगी। तो 4 वर्षों तक राज्य क्या तुअर, उड़द, मसूर की खरीदारी सरकार करेगी। पीएम आशा योजना, इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। पीएम आशा में अन्नदाता संरक्षण अभियान है जिसे 2018 में शुरू किया गया था और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को कीमतों को स्थिरता को नियंत्रित करना था। भारत का कोई भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है और किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचनी होगी और एमएसपी से कम मूल्य मिलने की स्थिति में सरकार उनकी भरपाई करेगी। किसानों को पीएम किसान और अन्य सरकारी योजनाओं में पंजीकृत होना चाहिए, तभी सरकार मंडियों में देने के बाद उसे अलग से भरपाई करेगी ताकि वह सीधे बैंक खाते से भुगतान प्राप्त कर सके। पीएम आशा योजना में दलहन फसलें जैसे मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, चना, मटर हैं और तिलहन फसलों में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली तिलहन है। खोपरा यानी खोपरा है। फिर कपास में विशेष रूप से मूल्य संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत है। योजनाओं के प्रमुख घटक, तो इसका घटक क्या है कि मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष और मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजनाएं, ये सारी इस संबंध में चलाई जा रही हैं। अब भारत का पहला अनाज एटीएम, तो भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा के भुवनेश्वर में बना। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित है और यह 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकते हैं। 5 मिनट में 50 किलोग्राम अनाज किसी को भी देगा तौल के। यह एटीएम 24 घंटे गेहूं वितरित करेगा, यानी 24 घंटे कभी भी। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो, अनाज एटीएम का लाभ उठा सकता है। तो वो राशन कार्ड वाला हो व्यक्ति, लेकिन किसी भी राज्य का हो, केंद्र शासित प्रदेश का हो, तो लाभ उठाएगा। इस राशन कार्ड नंबर डालने के बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा, यानी अपना राशन कार्ड का नंबर डालना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण OTP या वगैरह जो भी, या अंगूठा लगाना होगा, इस तरह की स्कैनिंग करने के। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा हो जाने पर खाद्यान्न तक निरंतर पहुंच हो जाएगी। यह केवल 0.6 वाट ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसे सौर पैनल से भी जोड़ा जा सकता है, तो इसे सौर पैनल से जोड़ा जाएगा और प्रति घंटे 1 घंटे में 0.6 वाट की ऊर्जा की खपत करेगा ये।
फिर PR 126 यानी लघु अवधि में धान की किस्म PR 26 को लेकर पंजाब के किसानों के बीच विवाद हुआ। यानी धान की किस्म है ये। इसका विरोध का कारण है कि PM 126 के साथ अन्य संकर किस्मों को मिलाए जाने से चावल की पैदावार में कमी आई है। और अधिक चावल टूटने के कारण मिल मालिकों द्वारा PR 126 चावल को लेने से इनकार करना है। तो जो किस्म थी PR 26 उसकी पंजाब में किसानों ने तो उगाया होगा, तो उनके टूटे हैं चावल ज़्यादा और मालिकों ने फिर उन्हें लेने से मना कर दिया, तो उसके लिए फिर विवाद हो गया। लाभ है कि कम समय में उच्च उत्पादन करता है और न्यूनतम कीटनाशक आवश्यकता और उत्कृष्ट उत्पादन अनुपात है इसका। यानी कम समय में अच्छा उत्पादन करता है। लेकिन ये अब सिंचाई तो की वृद्धि एवं विकास के लिए कृषि रूप में जल की व्यवस्था को सिंचाई कहते हैं। यानी फसल की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप में जब जल उपलब्ध कराया जाता है तो उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई क्षेत्र, इस क्षेत्र को नहरों यानी सरकारी और निजी रूप से टैंकों या ट्यूबवेल या कुएं या अन्य स्रोतों के माध्यम से खेती के लिए सिंचाई की जाती है या संचित माना जाता है। तो उसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, शुद्ध संचित क्षेत्र और सकल संचित क्षेत्र। शुद्ध यानी वह क्षेत्र जो किसी विशेष फसल के लिए वर्ष में एक बार किसी स्रोत से सिंचित किया जाता है, यानी एक साल में एक बार सिंचाई की जाती है। और सकल संचित वह फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्र है जो वर्ष में एक या एक से अधिक बार सिंचाई होती है, यानी एक साल में कई बार उस पर खेती होती हो, जिसे उतनी बार गिना जाता है जितनी बार एक वर्ष में क्षेत्र में फसल उगाई गई है तो और सिंचाई की जाती है, तो उसे सकल सिंचित खेत कहेंगे। भारत में सिंचाई की विषय वस्तु, तो विश्व में 18% जनसंख्या के बावजूद भारत के पास वैश्विक जल संसाधन केवल 4% हैं। जनसंख्या 18% है और सिंचाई के जो संसाधन है वो सिर्फ 4% हैं। 2023 तक की स्थिति के अनुसार केवल 52% खेती योग्य भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 15-16 में 41% थी। तो 41% थी, फिर 48 हो गई थी, लेकिन अब 22-23 के अनुसार 52% खेती पर सिंचाई होती है। 2022-23 के दौरान सकल संचित क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र और एक से अधिक बार सिंचाई क्षेत्र का हिस्सा 64.85 और 35.1% है। यानी सकल संचित क्षेत्र और एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र का हिस्सा 64 और 65% है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 100% सिंचित क्षेत्र है। 100% तक सिंचाई हो जाती है पूरी भूमि पर। तो कुल सिंचाई क्षेत्र में शुद्ध संचित क्षेत्र और एक से अधिक बार संचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा झारखंड में सबसे अधिक, यानी झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां कृषि उत्पादन मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन भारत में वर्षा का वितरण असमान है और अनिश्चित होता है, जिससे कृषि उत्पादन में स्थिरता बनाए रखने के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक हो जाती है। फिर इसका कारण है कि अनिश्चित और असमान वर्षा, तो भारत में मानसूनी वर्षा होती है जो स्थान, समय, मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। तो यदि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा ही पड़ जाता है। केवल 30% खेती योग्य भूमि पर 100 सेंटीमीटर से अधिक की पर्याप्त वर्षा होती है। तो 30% भूमि पर 100 सेंटीमीटर पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए सिंचाई आवश्यकता है, यानी जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में और ज़्यादा आवश्यकता होती है सिंचाई पानी की, तो उन्हें वहाँ नहीं हो पाती तो वो सिंचाई करते हैं। फिर ऐसे में नियमित जल आपूर्ति के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी जल की पूर्ति करनी है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्ष भर उत्पादन, यानी शीतकालीन
वर्षा उत्पादन के लिए यानी शीतकालीन रबी और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों के लिए सिंचाई आवश्यक है, क्योंकि इन ऋतुओं में वर्षा नाम मात्र होती है। तो इन ऋतुओं में क्या है, वर्षा बिल्कुल नाम मात्र की होती है। वर्ष में 3-4 महीने में 75% वर्षा हो, यानी 3-4 महीने वर्ष के जो हैं उसमें 75% तक वर्षा हो जाती है, जबकि शेष 8-9 महीने शुष्क मौसम के होते हैं और जब फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो जब शुष्क मौसम होता है यानी वर्षा नहीं होती है तो आवश्यकता होती है सिंचाई की। उदाहरण केवल केरल में 5 महीने शुष्क रहते हैं, लेकिन केरल में ऐसा उल्टा है कि शुष्क महीने 5 महीने रहते हैं, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 9 महीने शुष्क रहते हैं और 9 महीने तक वर्षा विहीन होता है। फिर भूमि की जल धारण क्षमता, यानी भारत के कई क्षेत्रों की भूमि में जल धारण क्षमता कम है, जिससे वर्षा के जल का भंडारण नहीं हो पाता और सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब इसी प्रकार काली मिट्टी और दोमट मिट्टी में कृषि हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो काली मिट्टी में अगर खेती करनी है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो भूमि की जल धारण करने की क्षमता, लेकिन काली मिट्टी बहुत समय तक पानी को धारण किए रहती है। फिर जलवायु परिवर्तन अगला कारण है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अगला है फसल की विविधता, यानी विभिन्न फसलों को उनकी वृद्धि के लिए अलग अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए धान को अधिक पानी की, जबकि गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फसल विविधता भी है। जल का तीव्र वाष्पीकरण, यानी भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है, यानी घाम की स्थिति होती है, अधिक धूप और गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक होता है, यानी पानी वाष्प बनकर जल्दी उड़ जाता है। अब है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सिंचाई की आवश्यकता में अंतर। तो नहरों द्वारा सिंचाई यानी भारत की सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और नलकूप के बाद इसका दूसरा स्थान है, यानी नल जो लगे होते हैं तो नलकूप कुएं के द्वारा सिंचाई के बाद नहरें सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगी। फिर तो सिंचाई का यह माध्यम दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर में अधिक प्रचलित है, क्योंकि यह प्रणाली उन्हीं क्षेत्रों में विस्तृत हो सकती है जहाँ बड़े और समतल मैदान होते हैं और मिट्टी गहरी एवं उपजाऊ होती है और संवाहनी नदियाँ होती हैं, यानी सदाबहनी नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं हर मौसम में। तो वहाँ नहरें निकालना आसान होता है और मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत में सदा बहने वाली और गहरी उपजाऊ मिट्टी पारगम्य मृदा संरचना पाई जाती है। अतः नहर उत्तर भारत में ही अधिक विकसित होती हैं, परंतु दक्षिण भारत में कुछ नदी घाटी तटीय क्षेत्रों में भी नहरों का विकास हुआ है। तो तटीय क्षेत्रों में दक्षिण भारत में भी थोड़ी नहरें हैं, लेकिन चट्टानी और असमान भूमि में नहरों की खुदाई कठिन होती है। तो चट्टानी भूमि में नहरें नहीं होती हैं और आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक नहीं होती हैं, क्योंकि खर्च ज़्यादा आता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती हैं, अर्थात गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, अतः वे नहरों को वर्ष भर जल की आपूर्ति नहीं हो सकती और जल भी नहीं होता तो कहाँ से होगी। तो दक्षिण भारत में इस तरह की कठिनाई है। अब है दक्षिण भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन दक्षिण भारत में तालाब होते हैं, नहरें, कूप, नलकूप इत्यादि हैं, परंतु प्रायद्वीप भारत में सिंचाई की सर्वप्रमुख साधन तालाब है। तालाब वर्षा जल अथवा नदियों एवं जल धाराओं के जल संचय के अति प्राचीन परंपरा है। तो जल को एकत्र कर लिया जाता है और फिर उससे सिंचाई होती है वर्ष में। प्रायद्वीपीय भारत के असमान और तुलनात्मक रूप से चट्टानी पठार है। तो प्रायद्वीप भारत जो है चट्टान वाला पठार है, पठारी क्षेत्र है, अतः यहाँ क्या होता है, वार्षिक वर्षा केवल मौसमी होती है। यहाँ तालाब सिंचाई पद्धतियाँ अत्यधिक लोकप्रिय हैं और प्रायद्वीप भारत में ज़्यादातर तालाबों द्वारा ही सिंचाई की जाती है। परंपरागत सिंचाई, तो पहले परंपरागत में कैसी होती थी, सतही सिंचाई विधि, यानी अन्य नाम इसका धरातलीय विधि या
8वीं सिंचाई विधि है। तो परंपरागत रूप में होती थी, यानी अत्यंत प्राचीन विधि है। कुल सिंचाई क्षेत्र का 95% इस विधि द्वारा संचित होता था, यानी कुल जो सिंचाई होती थी उसमें से लगभग 95% तो इस सतही विधि से होता था। जल प्रवाह को खेत के ऊपर भाग पर फैलाने के लिए खोल दिया जाता है, जल को सीधे खोल दिया जाता था और फसल में जाता था पानी। यह विधि समतल भूमियों के लिए उपयुक्त होती थी। जहाँ भूमि समतल है तो पानी समान रूप से बहेगा, तो वहाँ उपयुक्त थी ये सतही सिंचाई विधि। लाभ तो कम व्यय, यानी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, तो आसान विधि थी, यानी मशीनों की आवश्यकता नहीं थी और छोटे किसानों के लिए अधिक उपयुक्त थी। लेकिन हानि यह है कि जल की क्षति हो जाती है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो इनकी संभावना पोषक तत्व नष्ट होने की होती है। और जल भराव होने के कारण भूमि के ऊसर बनने की भी संभावना है। फिर दूसरा है जल भराव विधि, यानी अन्य नाम क्यारी विधि है या थाला विधि है, यह समोधन विधि। इस विधि में पानी को प्राकृतिक ढाल के अनुरूप खोल देते हैं, यानी ढाल जैसी है उसके अनुसार खोल देते हैं। तो इससे लाभ होता है कि समतल भूमियों के लिए उपयुक्त है। जे पानी को नियंत्रित करने की कम आवश्यकता, यानी पानी को नियंत्रित नहीं करना पड़ता, ढाल के अनुसार बह जाता है और आसान विधि है, छोटे किसानों के लिए अच्छी है, मशीन भी नहीं लगती और खर्च नहीं होता। और हानि क्या है, तो जल की क्षति, खेत में जल का असमान वितरण होता है, असमान फसल उत्पादन और पोषक तत्वों के नष्ट होने पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्वों के नष्ट होने की संभावना अधिक। जल भराव होने के कारण भूमि के ऊसर होने की संभावना, तो इससे भी हानि होती है। अब है पट्टीदार सिंचाई विधि। तो पट्टीदार सिंचाई विधि है, यानी जल की अत्यंत कमी वाले क्षेत्रों के लिए है पट्टीदार विधि। इस विधि को क्रमशः कम और अधिक जल मांग वाली फसलों को पट्टी में लगाया जाता है और पट्टी ही सिंचाई की जाती है, यानी पट्टी के रूप में सिंचाई की जाती है। तो जल की जहाँ कमी है उन क्षेत्रों के लिए होता है, तो इस विधि में क्रमशः कम और अधिक जल की मांग वाली फसलों को पट्टी में लगाया जाता है और पट्टियों में सिंचाई की जाती है। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली की मुख्य चुनौतियाँ और उनके उपाय। परंपरागत सिंचाई प्रणाली के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं और उनके लिए क्या उपाय हैं। तो आधुनिक कृषि की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के कारण पारंपरिक प्रणालियाँ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन चुनौतियों का समाधान देश के खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है करना। तो जल की बर्बादी, यानी परंपरागत सिंचाई प्रणालियों से जल वितरण की दक्षता कम होती है और इससे काफ़ी जल बर्बाद हो जाता है, यानी जल वितरण की दक्षता अच्छी नहीं होती और जल भी बर्बाद ज़्यादा हो जाता है। समाधान है कि वार्षिक जल संग्रह और भूजल पुनर्वितरण को बढ़ावा दिया जाए, यानी जल का संग्रह अच्छे से हो और भूजल का पुनः भरण हो। जल संरक्षण तकनीक अपनाना, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की जाए, जिससे जल की खपत कम होगी और सिंचाई में दक्षता भी बढ़ेगी। तो इसका उपाय है फिर संरचनाओं की जर्जर स्थिति, यानी कई परंपरागत संरचनाएं समय के साथ जर्जर हो गई हैं, जिससे जल वितरण की कठिनाई होती है। तो इसके लिए समाधान है कि सिंचाई अवसंरचनाओं का आधुनिकीकरण किया जाए, यानी आधुनिक तरीके से उन्हें बदला जाए। नहरों और जलाशयों की मरम्मत की जाए और कुशल जल प्रबंधन किया जाए। इन संरचनाओं की नियमित सफाई और सरकार द्वारा इनकी मरम्मत में निवेश किया जाए, तो संरचनाओं की जर्जर स्थिति में सुधार हो जाएगा। और सीमित जल संग्रह क्षमता, यानी वर्षा जल सही ढंग से संरक्षित नहीं होता, संचित नहीं हो पाता, जिससे सूखे के समय जल संकट उत्पन्न हो जाता है, जल्दी जल समाप्त हो जाता है। तो समाधान क्या है, तो वर्षा जल संचय को प्रोत्साहित करना चाहिए और जल पुनः वितरण तकनीक को अपनाना चाहिए।
वह असमान जल वितरण। जल संसाधनों का वितरण असमान होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जल की कमी रहती है। तो इसके लिए समाधान है कि जल प्रबंधनों में सुधार किया जाए, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दें ताकि जल जल्दी समाप्त ना हो और वर्षा सूखे के समय भी मतलब वहाँ पानी उपलब्ध हो सके। निष्कर्ष है कि उपयुक्त उपायों से पारंपरिक सिंचाई प्रणाली की समस्या को कम किया जा सकता है और कृषि उत्पादन में सुधार हो सकता है। अब है आधुनिक या सूक्ष्म सिंचाई। तो आधुनिक सिंचाइयों में ड्रिप सिंचाई पहली है। पाइप या नोजल के माध्यम से जल बूंदें सीधे पौधे की जड़ में पहुंचाई जाती हैं और जल की 40 से 60% तक बचत हो जाती है और उर्वरकों को भी जल के साथ सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचा दिया जाता है। तो कम लीचिंग के कारण पोषक तत्वों की कम हानि होती है, यानी लीचिंग नहीं होता तो पौधों की पोषक तत्वों की हानि भी नहीं होती। इस विधि से मृदा का न्यूनतम कटाव और मृदा का प्रकार भी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कटाव वटाव हो जाता है मृदा का तो वहाँ भी अच्छे से फसल हो सकती है। और पुनः वनीकरण यानी गैर पीने योग्य जल का भी उपयोग किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्र एवं बागवानी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जहाँ वो पानी की कमी है और बागवानी फसलें उगा रहे हैं तो उस वहाँ ड्रिप सिंचाई बहुत अच्छी है। अब है स्प्रिंकल सिंचाई। तो फुब्बारे की तरह जल के छोटे छोटे कणों को वर्षा के समान छिड़काव स्प्रिंकल है। जब कम जल उपयोग से अधिक क्षेत्र में जल पहुँचाया जाता है तो जल प्रबंधन हो जाता है। असमान भूमि के लिए उपयुक्त होता है जहाँ भूमि समान नहीं है और फसल उत्पादन के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध है क्योंकि नालियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो फसल के लिए मतलब पानी पहुँचाने के लिए अलग से नालियाँ नहीं बनानी होती तो फसल के लिए ज़्यादा क्षेत्र मिल जाता है। फिर जल के साथ मिलाकर कीटनाशकों आदि का भी समुचित छिड़काव संभव है। अगला है बब्बर सिंचाई। बब्बर सिंचाई यानी इस सिंचाई में जल को धीमी गति से जड़ों के पास प्रवाहित किया जाता है और जल की न्यूनतम बर्बादी होती है और बागवानी के लिए ये उपयुक्त है। फिर है फॉगिंग और मिस्टिंग सिंचाई। फॉगिंग और मिस्टिंग सिंचाई में अत्यंत सूक्ष्म जल कणों को धुंध के रूप में पौधों पर छिड़का दिया जाता है। तो सूक्ष्म जो कण होते हैं तो धुंध के रूप में उन्हें पौधों पर छिड़का दिया जाता है। ग्रीन हाउस फसलों के लिए आदर्श है। तो ग्रीन हाउस फसलें हैं जो उनके लिए आदर्श होती है। नमी बनाए रखने में सहायता करती है। अब है उपसतही सिंचाई। जल को मिट्टी की सतह के नीचे पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है तो उपसिंचाई होती है। जल की बर्बादी इसमें भी कम होती है और रबी की फसलों के लिए ये उपयुक्त होती है। अब है सूक्ष्म सिंचाई के महत्व, यानी सिंचाई की 20 से 48% तक बचत होती है यदि सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग की तरह से उपयोग किया जाए तो। पानी सीधे पौधों की जड़ में पहुंच जाता है और अनावश्यक जमीन में पानी नहीं फैलाना पड़ता। पानी वाष्पीकरण भी कम होता है क्योंकि पहुंचते समय फैलता नहीं है वो और सीधी जगह पर पहुंचता है। फिर 78 से 95% तक उच्च जल दक्षता उपयोग की जाती है, यानी जल की दक्षता अच्छे से काम कर पाती है जिस चीज़ के लिए लगाया उसी को मिल जाता है। फिर उर्वरकों की कम आवश्यकता होती है। किसानों की लागत में कमी आती है, किसानों को कम लागत होती है। फिर मृदा की अनुकूलतम नमी बनाए रखने में सहायक है। फसल उत्पादकता में वृद्धि, यानी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से फसलों की उर्वरकता में 42% और सब्जियों की उत्पादकता में 53% तक की वृद्धि हुई है। तो सिंचाई प्रणाली से क्या है, सब्जियों में 42 और फलों में 42 और सब्जियों में 53% तक की वृद्धि हो गई है। फिर बंजर भूमि के लिए भी उपयुक्त है। लगभग 520 हेक्टेयर बंजर भूमि में इस पद्धति के प्रयोग से कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है।
तो बंजर भूमि में बहुत उपयोगी है। बिजली के उपयोग के खर्च के महत्वपूर्ण में कमी, यानी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों द्वारा 30.5% तक बिजली की खपत को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मोटर नहीं चलाने होते, तो 30% तक बिजली भी की कम खपत की जा सकती है। वह कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल जो है, कृषि के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध जल संसाधनों का प्रभावी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, ताकि न्यूनतम जल का व्यय हो और अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किए जा सकें। अब सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित चुनौतियाँ हैं। सूक्ष्म सिंचाई की चुनौतियाँ क्या है, तो उच्च प्रारंभिक लागत। जब आप शुरू करते हैं तो इसमें लागत अधिक लगती है, क्योंकि संसाधन जो डालने पड़ते हैं। सीमित जानकारी भी कमी है, और लवणीय या अशुद्ध जल के कारण सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में रुकावट आएगी, और नियमित रखरखाव करना होगा। छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है, और नियमित बिजली आपूर्ति की समस्या, यानी बिजली हमेशा चाहिए होगी तो उसकी भी आपूर्ति की समस्या है। समाधान क्या है, तो सरकार द्वारा सब्सिडी और पर्याप्त वित्त की सहायता कराई जाए, और सामूहिक उपयोग के लिए सामुदायिक सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाए, यानी खेती साथ साथ करें या सामुदायिक सिंचाई की एक प्रणाली बनाई जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जाएं, उन्हें प्रशिक्षित किए जाए कि किस तरह से करना है इसको। फिर स्थानीय स्तर पर तकनीशियन की उपलब्धता बढ़ाई जाए कि किस तरह टेक्नोलॉजी लगानी है। भूभाग के अनुसार अनुकूलित सिंचाई उपकरण विकसित किए, यानी जिस तरह की भूभाग है, जिस तरह का माहौल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण है, उसके अनुसार सिंचाई की विधियाँ अपनाई जाएं। फिर सौर ऊर्जा से संचित सिंचाई पाइपों को प्रोत्साहित करना, यानी सौर ऊर्जा से सिंचाई पाइपों को चलाया जाए। तो निष्कर्ष है कि सूक्ष्म सिंचाई भारतीय कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं। तो सरकार कृषि संसाधनों और किसान संगठनों के साथ ही यानी निजी इकाइयों के सहयोग के माध्यम से उपयुक्त समस्याओं का व्यवहारिक समाधान कर प्रणाली में जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित कर सकती है। अब है परंपरागत सिंचाई या आधुनिक या सूक्ष्म सिंचाई में अंतर, यानी परंपरागत सिंचाई जो है, आधुनिक सिंचाई है और सूक्ष्म सिंचाई है, और उसमें क्या अंतर है। तो परंपरागत सिंचाई विधि प्राचीन काल से प्रचलित है और मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। आधुनिक सिंचाई विधि नवीन तकनीक पर आधारित है और जल की बचत के साथ अधिक कुशलता से सिंचाई प्रदान करती हैं। परंपरागत सिंचाई विधियाँ सस्ती हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और जल की बर्बादी लेकिन अधिक करती हैं। आधुनिक विधियाँ महंगी हैं, जल की बचत करती हैं और उत्पादकता की क्षमता भी बढ़ाती हैं। फिर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा अधिक प्रभावी है और उपयोगी भी है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता जल की आपूर्ति नियंत्रित की जा सकती है, और सूक्ष्म सिंचाई से क्या, जल की आपूर्ति जो है उससे नियंत्रित की जा सकती है। तो सिंचाई प्रणाली जो सूक्ष्म वाली है सो अधिक प्रभावी है, उपयोगी है और अच्छी तरह से होता है, लेकिन परंपरागत सिंचाई की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई की खपत बहुत अधिक है। सूक्ष्म सिंचाई खरपतवार को नियंत्रित करने में उपयोगी है, मतलब खरपतवार नहीं होता है इससे, और लेकिन महंगी है। सूक्ष्म सिंचाई फसल अनुकूल सिंचाई उपलब्ध कराने में सक्षम है, जैसी चाहिए है वातावरण को उस तरह की अनुकूल सिंचाई उपलब्ध कराएगी और अधिक पैदावार कराएगी, और उर्वरकों की जो उर्वरक हैं, उर्वरक ज़्यादा नहीं लगाने होंगे, यानी उनकी खपत कम करने में सहायक है। भारत में सिंचाई प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो वर्षा की अनिश्चितता, बाढ़, तापमान, यानी वर्षा की अनिश्चितता हो जाती है, बढ़ता तापमान भी बढ़ जाता है, फिर भूजल की कमी हो जाती है, चरम मौसम की घटनाएं होती हैं, जिससे भारतीय कृषि सिंचाई ढांचे को चुनौतीपूर्ण बना रही है, यानी सिंचाई अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती, तो चुनौतियाँ
उत्पन्न होती हैं। फिर जल की उपलब्धता में गिरावट से कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो सिंचाई लागत बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, यानी सिंचाई के साधन उनके पास नहीं हो पाते तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए मौसम का प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक भूजल दोहन से भूमि की उर्वरकता घट रही है और पुराने जलाशय, नहरें, पाइपलाइनों का रखरखाव कठिन हो गया है। अब है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। समाधान: जलवायु अनुकूल फसलों को अपनाया जाए, सूखा सहिष्णु फसलों को बढ़ावा दिया जाए, यानी सूखा के अनुसार जो फसलें अच्छी हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। फिर वैश्विक स्तर पर सिंचाइयों को लेकर रिपोर्ट, यानी विश्व स्तर पर कैसी रिपोर्ट है। तो 2024 में नेचर वाटर जर्नल में विश्व स्तर पर सिंचाई को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो इस रिपोर्ट में विश्व में जल संकट वाले क्षेत्रों में आधे से अधिक पर सिंचाई भूमि का विस्तार किया गया। मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त 90% से अधिक जल का उपयोग सिंचाई के लिए, यानी मानव के उपयोग के लिए 90% से अधिक जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। और कृषि भूमि के लगभग 24% क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था हो और 24% क्षेत्र द्वारा विश्व के लगभग 40% खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन किया, यानी 24% विश्व के 24% क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुए और वो खाद्यान्न कितना वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, तो 40% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। भारत में जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक विस्तार है। जैसे भारत में सिंचाई क्षेत्र का 86% भूजल और सतह के जल संकट वाले क्षेत्रों में है, जहाँ सतह का जल नहीं है और तो वहाँ भूजल का विस्तार है। सिंचाई से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं, तो सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं चला। सिंचाई से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं, तो किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। इसका उद्देश्य हर खेत में पानी पहुंचाना है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी गई। तो किसानों की सरकार सिंचाई के संबंध में इसका लक्ष्य गैर सिंचित कृषि भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित करना है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो, जल संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि करना। और योजना का लाभ उन सभी छोटे सीमांत किसानों को जिनके नाम कृषि की भूमि है। सूक्ष्म सिंचाई कोष, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड द्वारा इस कोष का गठन किया गया। इसमें 5,000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि दी गई और उद्देश्य इसका सूक्ष्म सिंचाई के दायरे का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सहायता करना। नाबार्ड द्वारा इस राशि को ऋण के रूप में राज्यों को प्रदान किया गया। तो एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, जल संभर यानी भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु में होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में गिरने वाला जल एक नदी या उसकी कई सहायक नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक ही स्थान से होकर प्रवाहित होता है। एकीकृत वाटर शोल्ड यानी जल संभर विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। यह योजना 2000 से शुरू होकर 2010 के दौरान 2010 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य मृदा या वनस्पति आवरण और जल पौधे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को पुनः प्राप्त करना है, पारिस्थितिक संतुलन को पुनः अच्छे बनाए रखना। देश में 12मासी नदियों को मौसमी नदियों में जोड़ने का कार्यक्रम इस कार्य के तहत नहीं है।
मतलब देश की 12 नदियाँ और मौसमी नदियाँ इस जोड़ने का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत नहीं किया गया। इसका उद्देश्य मृदा अपरदन को रोकना और मृदा नमी का संरक्षण करना है और जल निकास यानी लवणीयता क्षारीयता संबंधित समस्याओं का प्रबंधन करना, यानी मृदा लवणी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है तो उसका प्रबंधन करना है। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है, सिंचाई प्रणाली में सुधार करना है, मृदा और जल संसाधनों की सुरक्षा करना है। फरवरी 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वाटर सॉल्ट यात्रा शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वाटर सॉल्ट विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और जागरूकता पैदा करना है। महत्व क्या है? जल संचय और विस्तार में सुधार करना, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाना, सिंचाई के लिए जल की स्थिर आपूर्ति और सुरक्षा, जल संकट से बचाव, तुरंत सिंचाई अभियान, तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी 1996 और 97 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 96-97 में तुरंत सिंचाई कार्यक्रम ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाना है, सिंचाई योजनाओं में त्वरित क्रियान्वयन पर बल देना है। फिर कमांड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम तो 74-75 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई दक्षता में तेजी से उपयोग और सिंचाई योग्य भूमि से अधिकतम कृषि उत्पादन करना है, अधिकतम कृषि का उत्पादन करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना से इस कार्यक्रम को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ मर्ज करना है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें इस कार्यक्रम को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ मर्ज कर दिया गया। नदी जोड़ो परियोजना तो नदी जोड़ने का वर्ष 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी की मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो स्वतंत्र भारत में वर्ष 1960 में तत्कालीन ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री द्वारा गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने का विचार प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले 1919 में आया था, फिर 1960 में आया। 1962 में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय विकास जल एजेंसी का गठन किया गया। वर्ष 2017 में केन लिंक वित्त परियोजना के संबंध में शुरुआत हुई और इस परियोजना ने राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में संचालित है। राष्ट्रीय विकास जो परियोजना है विकास प्राधिकरण मंत्रालय उसके तत्वाधान में संचालित है। ये परियोजना के तहत उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ते हुए जल की बहुलता और जल की कमी वाले क्षेत्र में जल आपूर्ति को नदियों के माध्यम से संतुलित करना मुख्य उद्देश्य है। फिर है भंडारण। जब किसान अपनी फसल गेहूँ, चावल, दालें, फल, सब्जियाँ आदि काट लेते हैं तो उसे सुरक्षित स्थान पर लंबे समय तक रखने की प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं और फसल खराब नहीं होती और किसानों को बाद में अच्छे दाम पर इसे बेच सकते हैं। भंडारण के लिए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और विशेष भू भंडार गृह का उपयोग किया जाता है। फिर बफर स्टॉक का तात्पर्य आवश्यकता के समय उपयोग के लिए सरकार द्वारा जमा किए गए खाद्यान्न के भंडारण से, यानी सरकार जब उसको स्टोरेज करती है तो बफर स्टॉक है। इसका मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, दालें और अन्य खाद्य पदार्थों से होता है। यह भंडार किसी भी आपात स्थिति जैसे अकाल, प्राकृतिक आपदा, खाद्यान्न की कमी के समय लोगों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। बफर स्टॉक से देश के गरीब जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यदि बाजार में अनाज की कमी के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं तो सरकार बफर स्टॉक से अनाज जारी करके उनकी कीमतों को नियंत्रित करती है।
सरकार बफर स्टॉक से अनाज लेकर राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सरकार बफर स्टॉक का उपयोग करके करोड़ों लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। भारत में कृषि भंडारण के लिए एजेंसियां तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम होता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक वितरण उपक्रम में है ये खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई। तो 64 और 65 से चल रहा है कृषि भंडारण एजेंसियों के रूप में। मुख्य कार्य खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण और बिक्री करना इसका काम है। और FCI के पुनर्गठन के लिए शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के उद्देश्य क्या है? किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और खाद्यान्न के कार्यक्रम यानी बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्य का वितरण करना। तो किसानों को लाभ पहुंचाना, फिर खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वितरण करना और स्थिर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को कृषि उत्पाद की खरीद करता है, यानी जितना मूल्य होता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसके आधार पर MSP के आधार पर उनकी खरीद करता है। फिर कृषि उत्पादों की खरीद FCI के तहत राज्य सरकारों की एजेंसियों या निजी मिलों द्वारा भी की जा सकती है। तो सरकार के द्वारा एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा की जाएगी, या मिल मालिक निजी मिल उनके द्वारा भी की जा सकती है। सभी खरीदे गए अनाज केंद्रीय भंडार का निर्माण करते हैं, यानी केंद्र के अधीन भंडार रहेंगे। इसके बाद अनाजों की अधिशेष राज्यों और उपभोक्ता राज्यों में वितरण हेतु भेजा जाता है। जहां अनाज की जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वहां इनका भंडारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बफर स्टॉक हेतु अनाजों का संग्रह फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के भंडार गृहों में किया जाता है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न का निपटान खुली बाजार प्रक्रिया योजना के तहत किया जाता है, यानी खुली बाजार प्रक्रिया अपनाएंगे, उसके द्वारा वो खरीदेंगे। इसके अंतर्गत समय समय पर खाद्यान्न की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में की जाती है, यानी बिक्री भी वो करते हैं। और अनाजों की कमी के समय की आपूर्ति निश्चित की जाती है कि अगर अनाज बाजार में कम है तो उपलब्ध कराते हैं और बाजार की कीमतों को स्थिर बनाए रखते हैं। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की आर्थिक लागत में कृषि उत्पादों का अधिग्रहण, खरीद से जुड़े अन्य व्यय, यातायात शुल्क, गोदाम का किराया, वितरण शुल्क, माल की ढुलाई उलाई, ये सब ब्याज शुल्क, संग्रह के दौरान हुई हानि इत्यादि शामिल होते हैं। भारत में कृषि उत्पादकों का संग्रह पारंपरिक तरीके से किसानों द्वारा किया जाता है, जबकि अधिशेष अनाज का संग्रह सरकारी एजेंसियां जैसे FCI, केंद्रीय और राज्य भंडार निगमों द्वारा किया जाता है। भारत में बफर स्टॉक के मापदंड। बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी 1969 से 74 के दौरान पेश की गई थी। बफर स्टॉक की अवधारणा तो 74 के समय आई और 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी, यानी 50 लाख टन तो खाद्यान्न को मतलब भंडारण करने की बात कही गई थी। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तिमाही आधार पर न्यूनतम भंडारण आवश्यकता हेतु मापदंड निर्धारित करती है कि न्यूनतम भंडारण कितना हो, तो उसकी भंडारण आवश्यकता हेतु मापदंड निर्धारित करती है। बफर स्टॉक के आंकड़ों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत की जाती है, यानी
के इसकी समीक्षा की जाती है, कितना भंडार है 5 वर्ष में देखा जाता है। तो सरकार ने बफर स्टॉक के लिए दालों की खरीद हेतु भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को नियुक्त किया है, यानी दालों की खरीद के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अलग तरह से नियुक्त किया है। न्यूनतम भंडारण मापदंडों के अतिरिक्त सरकार ने गेहूं और चावल, गेहूं के लिए 2006 और चावल के लिए 2009 से रणनीतिक भंडारण निर्धारित किया। वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित भंडारण मापदंडों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मासिक वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित में मासिक वितरण में जो करते हैं उसे संबंधित योजनाओं के लिए उसे पूरा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा भंडारण ये खरीद होने वाली कमी की पूर्ति करने से संबंधित है, यानी खरीद में कमी हो रही है, खरीद में होने वाली कमी की पूर्ति से संबंधित है। अब केंद्रीय पूल में खाद्यान्न भंडारण में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन इंडिया और विकेंद्रीकृत खरीद योजनाओं में भाग लेने वाले राज्यों तथा राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा बफर और परिचालन दोनों आवश्यकताओं के लिए रखे गए स्टॉक शामिल हैं, यानी राज्य सरकारों के लिए और एजेंसियों दोनों के लिए आवश्यकताओं के लिए स्टॉक जो रखे गए वो सब शामिल है इसमें। वर्तमान में बफर मापदंड है जो उनके जनवरी 2015 में संशोधित किया गया था। तो अब कितने मतलब किस स्तर पर रखे जाते हैं? तो नए मापदंडों के अनुसार केंद्रीय पूल में हर वर्ष 1 जुलाई को 41 मिलियन टन चावल और गेहूं तथा 1 अक्टूबर को 30.7 मिलियन टन चावल गेहूं होना चाहिए। तो हर वर्ष मापा जाता है, यानी जुलाई में जब भरते हैं तो 41 होता है और जब ख़त्म हो जाता है तो 30 रहता है, 30 मिलियन टन तक होता है, यानी 411 लाख टन और 307 लाख टन इतना बफर रहता ही है हमेशा। बफर मापदंडों के अलावा 30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का रणनीतिक भंडारण भी रखा गया है। मतलब इस जो पहले भंडारण है उसको रखा जाता है, उसके अलावा अन्य बफर रखा जाता है तो उसमें 30 लाख टन और 20 लाख टन और रणनीति के रूप में रखा जाता है। इस स्टॉक को खाद्यान्न भंडारण मापदंड कहा जाता है। इसके अलावा 2015 में सरकार ने दालों की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए 1.5 लाख टन बफर बनाने का निर्णय लिया, यानी अब दालों का भी भंडारण करे सरकार। भारत में कृषि भंडारण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां। तो अपर्याप्त भंडारण की सुविधाएं, यानी भारत में आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण अनाज और अन्य कृषि उत्पाद सुरक्षित भंडारण कठिन है। इससे फसल के बाद होने वाली हानियां बड़ी हैं। और भारतीय खाद्य निगम के अनुसार भारत में हर साल 14 मिलियन टन खाद्यान्न का नुकसान हो जाता है, जिसकी कीमतें 7,000 करोड़ हैं। तो इतने 14 मिलियन टन खाद्यान्न और 7,000 करोड़ रुपए के लगभग इसका हर साल नुकसान हो जाता है, जो कि सुविधाएं नहीं है। फिर कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन आवश्यकताओं की कमी, यानी फल सब्जी और नशावत उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन सुविधाओं की कमी के कारण उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। भारत में कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता का लगभग 70% केवल 4 राज्यों में है, यानी कोल्ड स्टोरेज सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात, यानी गुजरात में है, यहाँ पश्चिम बंगाल में है, ऊपर उत्तर प्रदेश और पंजाब में है केंद्रित है। जबकि अन्य राज्यों में इन सुविधाओं की भारी कमी, यानी कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं। भंडारण के दौरान होने वाली हानि। तो अवैज्ञानिक भंडारण, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवाणु आदि के कारण कुल उत्पादित खाद्यान्नों के लगभग 10% तक फसल कटाई
उपरांत हानि यानी फसल की जब कटाई हो जाती है, भंडारण की नहीं हो पाता तो 10% तक हानि हो जाती है, जो 7,000 करोड़ रुपए तक होता है और 14 मिलियन टन तक खाद्यान्न खराब हो जाता है। अकेले कीटों से होने वाला लगभग 1,300 करोड़ रुपए की हानि होती है। अब कृषि उत्पादकों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की कमी। तो कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण न होने के कारण है, कृषि उत्पाद है उनका प्रसंस्करण न होने के कारण किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है। फिर निर्गत और संस्थागत चुनौतियाँ। कृषि भंडारण से संबंधित नीतियाँ प्रभावी क्रियान्वित न होने, जो नीतियाँ हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके समाधान क्या है? तो समाधान है कि भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाए, यानी नई आधुनिक गोदामों का निर्माण करके भंडारण क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं का विकास, यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर भंडारण की सुविधा मिल सके। प्रबंधन और रखरखाव में सुधार। भंडारण सुविधाओं के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए कि भंडारण कैसे करना है। फिर वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं। किसानों को भंडारण सुविधाओं के उपयोग के लिए वित्त सहायता और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वे अपनी उपज को उचित समय तक सुरक्षित रख सकें। फिर दलवाई समिति के सुझाव। केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए अशोक दलवाई की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई, किसानों की आय को दोगुना कैसे करना है। इसमें समिति के अनुसार कृषि उत्पादों के भंडारण में निहित समस्याओं के समाधान हेतु सर्वप्रथम एकीकृत एग्री लॉजिस्टिक प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, ताकि खेतों के उपयोग तक मूल्य का दक्षतापूर्ण स्थानांतरण हो सके। यही लॉजिस्टिक प्रणाली अच्छी हो ताकि खेतों से भंडारण गृहों तक अच्छे से स्थानांतरण हो सके। इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों का पर्याप्त स्तर पर मौद्रीकरण किया जा सके तथा बाजार में पहुंचने वाले उत्पादों की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। जिला तथा राज्य आधारित संग्रहण योजनाओं का निर्माण किया। जिला में भी संग्रहण की योजनाएं बनाई जाएं। नई संग्रहण इकाइयों के निर्माण हेतु आधुनिक भंडार गृह को वरीयता दी जाए कि आधुनिक तरीके से बनाए जाएं। स्थानीय स्तर पर पंजीकृत इकाइयों जैसे आधुनिक पैकिंग हाउस संग्रह केंद्रों का निर्माण किया जाए और स्वसहायता समूहों को भी बढ़ावा देना चाहिए। फिर राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण योजना 2023 में शुरू की गई। राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। यह केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन है और 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो इसमें विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाइयों और इकाइयाँ स्थापित करना और PACS को सशक्त बनाना, प्राथमिकता क्षेत्र जो है उसको सशक्त बनाना। इसका लक्ष्य भारत में अनाज की भंडारण क्षमता है उसमें 145 मिलियन टन से बढ़ाकर 215 मिलियन टन करना है। तो इस योजना जो राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण योजना है, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भंडारण की क्षमता 145 है, अब उसे 215 मिलियन टन कर दिया जाए।
प्राथमिकता सेट क्षेत्र है जो गांव की सहकारी समिति, सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य स्तर पर और राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। तो इसमें 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में PACS में गोदाम और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा जिससे भंडारण में सुधार होगा और खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। गोदामों के निर्माण के लिए 500 से अधिक अतिरिक्त PACS की पहचान की जाए और पायलट परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि 11 PAS के अनाज भंडार के गोदामों का निर्माण किया जाए। ब्लॉक में 500 से 2000 टन क्षमता वाली भंडारण सुविधाओं का निर्माण हो। भारत में कृषि उत्पादों का परिवहन, तो परिवहन में क्या है कि कृषि उत्पादों को खेत से बाजार तक और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। इसके लिए ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, नाव जैसे परिवहन का उपयोग किया जाता है। सही समय पर सुरक्षित तरीके से उत्पाद को पहुंचाने से किसानों को उचित मूल्य मिल सकता है और उपभोक्ताओं को ताज़ा उत्पाद मिल जाएंगे, लेकिन सही समय मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कृषि उत्पादों का परिवहन से संबंधित मुख्य समस्याएं हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी और खराब गुणवत्ता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी है। फिर किसानों को अपने उत्पादों की मंडी तक ले जाने में अधिक समय लगता है। फिर उच्च परिवहन लागत यानी किराया ज़्यादा लगता है। बिचौलियों की समस्या है। कोल्ड स्टोरेज की कमी है। लॉजिस्टिक की भी कमी है। समाधान है कि सड़कों का परिवहन अवसंरचना का विकास और ग्रामीण सड़क योजना के तहत दूरवर्ती गांवों को मुख्य बाजार से जोड़ना चाहिए, यानी मुख्य बाजार से दूर के गांवों को जोड़ा जाए। कोल्ड चेन और वेयर हाउसिंग और मेगा फूड पार्क योजना के तहत राज्यों को कोल्ड चेन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यानी एक मेगा फूड पार्क बनाया जाए जिससे गाँव से शहरों तक और बाजारों तक पहुँच हो। किसानों को राष्ट्रीय बाजार ई-नाम से जोड़ा जाए। उन्हें देश भर में अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान है। ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रूप में प्लेटफॉर्म होगा जो जिससे वो अपने मतलब उत्पाद वो बाजार में बेच सकेंगे। सस्ता और सब्सिडी युक्त परिवहन, कृषि उत्पादों के लिए माल भाड़े की छूट और सब्सिडी प्रदान की जाए ताकि वो अपने माल को परिवहन के द्वारा अच्छे से बेच सकें। सरकार रेलवे के माध्यम से किसान रेल चलाई जाए जिससे फल, सब्जी, दूध आदि उत्पाद सस्ते में परिवहन किए जा सकें। तो एक किसान रेल चलाई जाए। फिर एक समग्र कृषि लॉजिस्टिक नीति अपनाई जाए कि किसानों के माल को किस तरह पहुंचाना है, तो इस तरह की नीति अपनाई जाए। निष्कर्ष है कि सरकार को कृषि उत्पादों के परिवहन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आधुनिक अवसंरचना, तकनीकी समाधान और किसानों को प्रत्यक्ष बाजार तक पहुंचने की सुविधा देनी चाहिए। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि उत्पादों की बर्बादी भी कम होगी। अब है कृषि उत्पाद का विपणन, यानी कृषि उत्पाद का विपणन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं। तो विपणन यानी किसानों की उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इसमें फसल के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। उपभोक्ता तक उत्पाद करना और उपभोक्ता तक पहुंचाना शामिल है, जैसे संग्रह करना, फिर भंडारण करना, परिवहन करना, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलना यानी प्रसंस्करण करना, मूल्य का निर्धारण करना और फिर बेचना। कृषि विपणन के प्रमुख घटक, तो इसमें किसान द्वारा कृषि उत्पादन करना यानी किसान द्वारा कृषि उत्पादों का उत्पादन करना, फिर संग्रह यानी खराब होने से बचाने के लिए उनका भंडारण किया जाए, प्रसंस्करण यानी उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त रूप से उसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाए, फिर पैकिंग आकर्षक रूप से पैकिंग की जाए, वितरण यानी खुदरा विक्रेता या उपभोक्ता तक पहुँचाया जाए, और फिर है उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल विभिन्न बिचौलियों की भूमिका भी होती है इसमें।
अब है भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था। तो किसान अपनी उपज निम्न स्थानों पर बेच सकते हैं: स्थानीय बाजार में, एपीएमसी मंडियों में, किसी उपज मंडियाँ होती हैं जो निजी व्यापारियों को कृषि उपज मंडियों में बेच सकते हैं, और सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर बेच सकते हैं। अब है कृषि उपज मंडी समिति राज्य का विषय है। तो किसी मंडियां जो है राज्य का विषय है। राज्य सरकार द्वारा किसी उत्पाद के विपणन के लिए राज्य स्तरीय संस्थाओं का निर्माण किया गया है। तो राज्य में मंडियों का निर्माण है, नियमन है, जिसमें एपीएमसी मंडियां हैं। तो भारत में इसका नियमन नाफेड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना है। तो एपीएमसी मंडियों का निर्माण करती हैं जहां कृषि उत्पादों को बेचा जाता है। इसमें व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं और जो बोली लगाकर किसानों का उत्पाद खरीदते हैं। तो एपीएमसी एक्ट 2003 है। एपीएमसी बाजार के अलावा नए बाजारों का निर्माण। तो एपीएमसी बाजार के अलावा नए बाजारों का निर्माण किया जाए। फिर इसमें कहा गया है कि निजी थोक बाजार भी उपलब्ध होने चाहिए। सार्वजनिक प्रथम कृषकों का अनुबंध कृषि की अनुमति, और एपीएमसी के सदस्यों का निश्चित अवधि में चुनाव किया जाए। जो किसान कहीं पर भी हाट की स्थापना कर सकते हैं। व्यापार अधिनियम, फिर व्यापार के संबंध में 2020 का अधिनियम है। इसमें कहा गया है कि एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि उत्पाद बेचने या खरीदने की व्यवस्था है। की अपेक्षा करते हुए निजी स्थान पर एपीएमसीओं द्वारा बाजार स्थलों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेच सकते हैं, यानी वो अपने उत्पादों को किसान से बाहर भी बेच सकते हैं। किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए उपकर यानी शेष या शुल्क नहीं लगाया जाएगा। किसान उत्पादों का सुगम कारोबार सुनिश्चित करने के लिए ई प्लेटफॉर्म चलाया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाया जाए। किसानों और व्यापारियों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक विवाद का समाधान तंत्र हो। फिर अधिनियम जो 1920 है 2020 है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं? तो नकारात्मक पक्ष हैं कि इस अधिनियम में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है जिसमें किसान स्थानीय बाजार में अपने उपज को एमएसपी पर बेचने से कोई खरीद नहीं मिलती है, यानी स्थानीय बाजार एमएसपी पर बेचने से स्थानीय बाजार में कोई नहीं खरीदता है। अधिकांश किसान छोटे अथवा सीमांत कृषि भूमि के मालिक हैं और इनके पास उतनी उपज को दूर तक बाजारों बेचने और परिवहन के लिए साधन नहीं है। और किसान संगठनों का मानना है कि सरकार का यह निकट भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए, तो जिन्हें सीमित कर सकता है। तो सरकार भी मतलब एमएसपी जो देती है उसे सीमित कर सकती है। यदि एमएसपी के प्रति किसी ठोस या लिखित के बिना ही निजी बाजारों में वितरण विस्तार दिया जाता है तो एपीएमसी अप्रासंगिक हो जाए, यानी निजी बाजारों में अगर किसान बेचने लगेंगे तो एपीएमसी का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो कई राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति जताई और राज्य सूची के विषय होने के बावजूद केंद्र ने इस पर अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर इस पर कानून बनाए थे, तो केंद्र को वापस लेना पड़ा। फिर भारत में कृषि उत्पादों के विपणन में ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया। तो यह प्रक्रिया कृषि उत्पादों के प्रारंभिक चरण से संबंधित है और इसमें किसानों के उत्पादों का एकीकरण बाजार तक पहुंच शामिल है। इसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। कृषि उत्पादन यानी किसान फसलें उगाते हैं, कटाई और संग्रहण। किसान का उत्पादन है, किसान फसलें उगाते हैं, संग्रहण यानी कटाई और भंडारण करते हैं, मंडियों तक परिवहन यानी स्थानीय मंडियों एपीएमसी बाजार तक ले जाते हैं। फिर थोक में विक्रय यानी उत्पादों को थोक विक्रेता या एजेंसियों को बेच देते हैं। ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया में बाधाएं, तो इसमें खराब भंडारण सुविधाओं के कारण फल सब्जी 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। मंडियों तक पहुंचने में कठिनाई है क्योंकि लॉजिस्टिक की कमी है। फिर
मध्यस्थों की भूमिका के कारण क्या है, मूल्य नहीं मिल पाता, बिचौलियों की संख्या अधिक है। फिर मूल्य में अस्थिरता है, यानी कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फिर इस सूचना की कमी, यानी किसानों को बाजार की मांग के बारे में पता नहीं चल पाता, सूचना की कमी है। तो भारत में कृषि उत्पादों के विपणन में ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया यही है कि प्रसंस्करण उपभोक्ता तक पहुंचाने से संबंधित है, यानी मूल्य संवर्धन, जैसे गेहूं, आटा, दूध से पनीर आदि। तो प्रसंस्करण करना, पैकेजिंग करना, गुणवत्ता यानी कि जांचना, लॉजिस्टिक, खुदरा विक्रेता यानी सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराना। और अधोमुखी प्रक्रिया की बाधाएं क्या हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित कृषि प्रसंस्करण इकाई यानी प्रसंस्करण करने की मशीनें टाइप नहीं है। और फिर है विनियमन बाधाएं, तो राज्यों में अलग अलग एपीएमसी कानून है। फिर बोर्डिंग मार्केट की कमजोरी, यानी भारतीय कृषि उत्पादों के वैश्विक बॉन्डिंग की कमी है, विश्व में बॉन्डिंग की कमी है। ई मार्केट प्लेटफॉर्म तक सीमित उपयोग, यानी किसान डिजिटल मार्केट तक पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है उन्हें ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। भारतीय विपणन व्यवस्था के दोष, क्षेत्रीय बाजार, कृषि आपूर्ति श्रृंखला एक सुव्यवस्थित बुनियादी की कमी के कारण प्रभावित है। कोल्ड स्टोरेज, पक्की सड़क इत्यादि की कमी के कारण किसान बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस क्षेत्र की कमी है। इसके अलावा उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादों की अधिकता और कमी के कारण मूल्यों की अस्थिरता उत्पन्न होती है। अब है कृषि उपज मंडी समिति। तो कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी की खरीदारी को सभी खरीद लाइसेंस धारियों, बिचौलियों के माध्यम से करनी होगी, यानी सभी जो खरीदार हैं तो उनको लाइसेंस धारी जो बिचौली है उनके माध्यम से खरीद करनी होगी। और बिचौली अपनी सेवाओं के बदले में कई बार खरीदार और दोनों से कमीशन लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, जबकि मुख्यतः केवल 3 फसलें गेहूं, चावल, गन्ना ही खरीदती है। सरकार खरीद की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं है, इसी कारण डेयरी उत्पाद, सब्जियों, फलों जैसे उत्पाद को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है, यानी और फल सब्जी के लिए भी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में किसानों को कृषि विपणन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वह संरचनात्मक समस्याओं में निहित होती है, जो कृषि बाजार से किसानों के जुड़ने में प्रमुख बाधा बनता है। अब सुझाव, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को सुदृढ़ बनाना। तो किसान उत्पाद संगठन है जो एफपीओ किसानों को सामूहिक रूप से उनकी उपज विपणन करने और बेहतर कीमतों पर चर्चा करने में सहायता करते हैं। तो जो संगठन है किसान उत्पादक संगठन, तो जो उन किसानों को चर्चा करने में सहायता करते हैं। सरकारी समर्थन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम में किसान संगठन प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं, यानी अपनी क्षमताएं बढ़ाई जाए, अपनी प्रभाव बढ़ाया जाए। फिर बुनियादी ढांचे में निवेश, तो आधुनिक भंडारण सुविधाएं, परिवहन नेटवर्क, बाजार आदि हानि को कम किया जा सकता है, साथ ही बाजार पहुंच में सुविधा की जा सकती है। किसानों द्वारा उपभोक्ताओं तक, यानी थोक खरीदारों के लिए सीधे विपणन के बजाय बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती है। इन थोक खरीदार हैं जो सीधे विपणन को बढ़ावा दे जाए, यानी बिचौलियों को ना बेचा जाए, और उनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। बाजार में सूचना प्रणाली, यानी सूचना प्रणाली को लागू करने से किसानों की कीमतों के साथ मांग पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उन्हें इनाम, यानी राष्ट्रीय में सही दिशा में बढ़ पाएंगे इनाम, जैसे बाजार तक उन्हें बाजार की मांग का पता चलेगा। एपीएमसी अधिनियम में सुधार किए जाएं, यानी राज्यों को कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम में सुधार करने चाहिए ताकि किसान अनुकूल बनाया जाए। फिर किसान विपणन को नियंत्रित ढांचे को समीक्षा की जाए, सरलीकरण करना चाहिए और निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए।
तो निष्कर्ष है कि भारत में कृषि विपणन की ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी प्रक्रियाओं को सुचारू करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और बुनियादी ढांचे में निवेश यानी डिजिटल एकीकरण और नीति सुधार से किसानों की आय में वृद्धि और भारतीय कृषि प्रणाली में दक्षता में सुधार संभव है। भारत में कृषि विपणन से संबंधित सरकारी योजनाएं। तो सरकार की योजनाएं क्या हैं विपणन से संबंधित? तो एक है NAFED नाफेड केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शीर्ष संगठन है यानी विपणन के संबंध में। नाफेड भारत की कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समिति से संबंधित है। इसे 2 अक्टूबर 1958 में बना। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देना, कृषि, बागवानी, वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को विकसित करना है। फिर नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो केंद्रीय किसान मंत्रालय द्वारा वर्ष 1988 में राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया चौधरी चरण सिंह द्वारा कृषि राष्ट्रीय विपणन संस्थान। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन है जो उसकी कमियों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करना, उच्च स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम भी प्रदान करना। इसके अध्यक्ष केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री होते हैं। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव होते हैं। कृषि विपणन सूचकांक नेटवर्क 2000 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत के कृषि के वैश्वीकरण की दिशा में एक पहल है। देश भर में कृषि बाजारों को जोड़ने और डिजिटल परिस्थितियों का तंत्र बनाने के लिए कृषि विपणन सूचना नेटवर्क है। इसका उद्देश्य किसानों को वास्तविक समय पर मूल्य की जानकारी प्रदान करना, सीधे खरीदारों से जोड़कर कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को कम करना और प्लेटफॉर्म किसानों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु का काम करेगा। जो प्लेटफॉर्म बनेगा सूचना नेटवर्क प्लेटफॉर्म, तो ऐसे किसानों की उपज से संबंधित सूचनाओं एवं कौशल जो है उसका आदान प्रदान होता है। तो ये रिवीजन समाप्त हुआ।